वालेकुम, सत श्री अकाल एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आज के इस वीकेंड सेशन में। सैटरडे है, बहुत ही वंडरफुल फेस्टिव डे और हम सभी लोगों ने एक नई सेंस ऑफ एनर्जी को महसूस किया पिछले कुछ दिनों में, जो कि बहुत ही मे बी हैक्टिक भी रहा होगा, बट बहुत इंजॉय किया सभी लोगों ने। दिवाली का उपलक्ष्य था, पैन इंडिया इस सेलिब्रेशन को किया जाता है, दिवाली के फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आज हम लोग जिस एजेंडे पे यहाँ पर आए हैं वो है न्यू आईबीआई को लेकर, न्यू बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चूंकि समय की व्यस्तता होती है तो हम सीधा सीधा पॉइंट्स पाते हैं, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी इस प्रेजेंटेशन को, जो आज स्पेशली आपके लिए है। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप कुछ चीजें ऐसी सीख पाएंगे जो लिटरली आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। और साथ में जो साथी पहली बार इस कॉल का हिस्सा बने हैं उनके लिए डेफिनेटली एक बड़ी चीज है, एक बहुत ही बेसिक चीज जो कि उनको अपने इस करियर के अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, उनको इसको लागू करना चाहिए। एंड जो पुराने साथी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग हमेशा यहाँ पर होते हैं। यकीन जानिएगा, ट्रेनिंग्स जो लोग सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो लोग होते हैं शायद उनको सबसे कम जरूरत होती है ट्रेनिंग की। वो लोग वेल वर्स्ड होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस का समझ में आता है। उनको ये पता है कि प्रैक्टिस जितनी अधिक मैं करूंगा उतनी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म, उतना ज्यादा एक्सपर्टीज मेरे को उस ट्रेनिंग को लेकर आएगी। तो आप जितने लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हैं और पहले भी इस टाइप की ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं, मैं आपकी स्पिरिट को डेफिनेटली सैल्यूट करूंगा कि आप लोग हमेशा यहाँ पर बने होते हैं। एंड उसका बेहतरी और उसका फायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि माइक्रो लेवल पे आप किस तरीके से एक बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति बनते चले जाएंगे अपने प्रोफेशन के। तो आज जो है न्यू आईबीआई, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर। हम सभी लोग जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, हम सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं एंड बिजनेस करते हैं। एंड हमारे इस बिजनेस का इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पे पड़ता है। हम लोग मेजरली, हम लोग सेलिंग के प्रोजेक्ट में नहीं हैं, हम सेलिंग के प्रोफेशन में नहीं हैं, बल्कि हम इन्फ्लुएंस करने के प्रोफेशन में हैं। एंड वहां पर आपका प्रोडक्ट एक इन्फ्लुएंस का रीजन बन सकता है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके इन्फ्लुएंस का बड़ा कारण बन सकती हैं बाकी लोगों के लिए। तो आज का, क्योंकि महीने की शुरुआत है और एज प्रॉमिस्ड हम लोग हर महीने की पहले हफ्ते में आईबीआई ट्रेनिंग करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि इस महीने जितने नए लोग जुड़े होंगे उनके पास ये इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है। और ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है। अगर आपके आने वाली जनरेशन आपके कल्चर को फॉलो करती है, आपके संस्कारों को फॉलो करती है, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन परिवार, एक बेहतरीन जनरेशन का निर्माण कर पाते हैं। एंड सेम चीज हमारे इस बिजनेस पे भी लागू होती है। अगर आपके नए लोग इस इंडस्ट्री के डूज एंड डोंट्स से वाकिफ होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे की जर्नी में। यानी वो आगे की सफलता की अपनी यात्रा को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। एंड साथ ही उनको जो गलतियां में भी पॉसिबली उनके उस प्रोसेस में हो सकती थी, जो उस ड्यूरेशन में हो सकती थी, जो उस जर्नी में हो सकती थी, उनसे भी वो बच जाते हैं। और वो जो बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था, उस खामियाजे से भी उनका बचाव हो जाता है। तो आज जो है मंथ की शुरुआत, एक बहुत ही बेहतरीन वीकेंड फेस्टिव सीजन के बाद, और आज का जो ये सेशन है ये बिल्कुल फायर्ड अप मंथ बना देगा, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ बना देगा हम सभी लोगों के लिए, चाहे हम लोग नए हों पुराने हों। एंड जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली एक नई सेंस ऑफ एजुकेशन उनको समझ में आएगी, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इस इंडस्ट्री का समझ में उनको आएगा। तो आइए बात करते हैं। लेकिन ये जो आज की कॉल है, इस कॉल को लेके वार्निंग है, और वार्निंग ये है कि मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया होगा, और बहुत सारे ऐसे तजुर्बेकार लोग हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में पहले भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी कंपनियों में उनका योगदान रहा है, उनकी सफलता रही है। तो हो सकता है उनके लिए ये चीजें
बहुत कॉमन सी हूं, बहुत आसान सी नजर आती हूं, तो इसलिए हमने एक वार्निंग डाली है कि दिस ट्रेनिंग इज वेरी बेसिक बट इट ऑलवेज डिलीवर रिजल्ट्स। ये ट्रेनिंग दिखने में जितनी आसान लग रही है ना, उतनी जितनी मतलब बेसिक लग रही है, अब ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन यही ट्रेनिंग है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो इस ट्रेनिंग के प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो सफलता हासिल की है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बात मानिएगा कि इस ट्रेनिंग का बेसिक होना ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। आज अगर हम बात करें तो कोई भी बेसिक्स जो है ना, वो दैट ऑलवेज रिमेन द सेम। वो बेसिक हमेशा वही रहते हैं, सभी के लिए रहते हैं, चाहे वो बड़े अचीवर्स हों एंड चाहे वो फेल होने वाले लोग हों। दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो अचीवर्स होते हैं वो बेसिक्स को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि फंडामेंटल क्या है उनकी इंडस्ट्री का, और उस फंडामेंटल को वो कभी छोड़ते नहीं है। उनके पैर हमेशा फंडामेंटल से टच रहते हैं, एंड इस वजह से वो एक बड़ी सफलता, एक बड़े मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बेसिक रिमेन्स द सेम फॉर एवरीवन। हर एक आदमी के लिए बेसिक सेम रहेंगे। आज अगर हम लोग, जितने हम लोग यहाँ पर हैं, मैक्सिमम लोग, हम सभी लोगों को अगर आप बैकएंड देखेंगे, मतलब अगर आप ये चीजों को चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं मूलतः हम लोग किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आपके दादा परदादा, तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन पीछे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो परिवार किसानी करता था। सैकड़ों सालों से, जब से कायनात बनी है तब से किसानी की जा रही है, तब से खेती बाड़ी की जा रही है। और उस खेती बाड़ी का फंडामेंटल ये है कि बीज को रोपना पड़ेगा, बीज को जमीन पे डालना पड़ेगा, एंड उसको एक खास टाइप की नर्चरिंग की जरूरत पड़ती है। एंड वो नर्चरिंग के माध्यम से ही वो उस पोजीशन पे जाता है जहां पर वो एक पेड़ बन सकता है, एक बड़ा पौधा बन सकता है जो फसल दे सकता है या फिर जो फ्रूट दे सकता है। अब आज अगर हम ये बोले कि मॉडर्न एज हो गया है, किसानी के तरीके बदल सकते हैं, इक्विपमेंट चेंज हो सकते हैं, बोने के तरीके चेंज हो सकते हैं, रोपन करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, बाकी चीजों के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक रिमेन्स द सेम। बेसिक में बदलाव नहीं होगा, बेसिक हमेशा सेम रहेगा। अगर आप एक इंडस्ट्री के बड़े आइकॉनिक व्यक्ति से पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो आप पाएंगे कि उनकी सफलता का राज वही है जो इस इंडस्ट्री के बेसिक्स हैं। वो डेली बेसिस पे उन बेसिक्स को फॉलो करते हैं। एंड अगर आप किसी फेलियर व्यक्ति से पूछेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बड़े फेलियर का सामना किया हो जिसने, तो उससे पूछेंगे तो आप पाएंगे इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी विफलता का जो ठीकरा है ना वो दूसरे के सर पे फोड़ते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो व्यक्ति बेसिक्स को, इंडस्ट्री के बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहा था। एक किसान, उसको मालूम होना चाहिए कि बीज को जमीन में ही रोपा जाना चाहिए। अब अगर वो कहीं पत्थर के ऊपर उसको बोने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं करने वाला, चाहे वो पत्थर कितना भी फैंसी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो अगर हम बात करें, आज हम इस इंडस्ट्री के बेसिक्स की बात करने वाले हैं। बेसिक्स के बारे में एक बड़ी साधारण सी बात है, बेसिक्स आर सिंपल। बेसिक्स आर सिंपल। बेसिक सिंपल होते हैं बट नॉट इजी, आसान नहीं होते। जो चीजें सिंपल होती हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो आसान हो। एंड चूंकि वो सिंपल होते हैं, इसलिए उनके पोटेंशियल को लेकर लोग जो हैं क्वेश्चन मार्क करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग अनहेल्दी हैं, जितने लोग ओवरवेट हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके वेट मैनेजमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, आप कैसे हेल्दी हो सकते हैं, तो एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि सुबह उठकर 20-30 मिनट वॉकिंग करके, आलोम विलोम करके, योगा करके, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके और जंक फूड को अवॉइड करके वेट को मैनेज किया जा सकता है। कितना साधारण है, लेकिन कितने लोग करते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें फोकस चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड ये डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, ये हर एक आदमी के पास नहीं है।
एंड इसलिए जो व्यक्ति फोकस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ उन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं कहूं तो बेसिक सुनने में बहुत ऐसा लगता है बहुत इजी है, पर इजी नहीं है, सिंपल है। इजी होता तो हर एक आदमी सफलता के उस मुकाम पर पहुंच चुका होता। तो मेरे दोस्त, सिंपल होने में और इजी होने में बहुत फर्क है। सिंपल चीजें इजी दिखती हैं, लेकिन उसमें फोकस, डिटर्मिनेशन, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी और अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, एंड जो हर एक आदमी के अंदर नहीं होता है। तो यहां पर अगर आप डिसिप्लिन के साथ यानी क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन के साथ, निरंतरता के साथ उन सिंपल स्टेप्स को, साधारण स्टेप्स को फॉलो करें, तो आपके लिए सफलता चंद कदमों की दूरी पे होगी। और ये मैं आपको इस बेसिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आज जीवन की सबसे बेहतरीन मुकामों को उन्होंने हासिल कर लिया है। तो आज का जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि हम लोग बहुत ही एक्शनेबल बेसिक बताएंगे आपको, जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे बिल्डअप करना है उसको लेकर है। एंड फाइनली जो लास्ट राउंड हमारे पास होता है वो होगा क्वेश्चन आंसर्स का राउंड, जहां पर हम चंद सवालों को लेंगे, उन लोगों के सवाल जो इस ट्रेनिंग को लेके हो सकते हैं, उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, एंड किसी भी टाइप का कोई सवाल होगा उसको हम लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे। तो इन बिटवीन आप हैंड रेज मत कीजिए, पूरा कंसंट्रेट होके आज के इस प्रोग्राम को सुनिए। यकीन मानिएगा 95% लोग चीजों को अवॉइड करते हैं ये सोच के कि ये मुझे पता है। पता होने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि लर्निंग इज नॉट अर्निंग। लर्निंग करने से अर्निंग नहीं होती, आपका ज्ञान आपके लिए काम नहीं करेगा, बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। अगर आपके पास ज्ञान है और आपके पास ज्ञान का पिटारा है और उस पिटारे को लेके आप घूमते रहिए, लेकिन उसको लागू मत कीजिए कहीं पे, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज के जो प्रोग्राम है, आज का जो एजेंडा है, वो कुछ एक्शनेबल पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स जिनको आप अपने प्रोफेशन में लागू कर सकते हैं। बहुत ही साधारण है, कंसिस्टेंसी और निरंतरता की जरूरत है। अगर आप निरंतर और कंसिस्टेंट रहेंगे और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, हर रोज काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन चुके हैं। और हर एक आदमी, इंडस्ट्री का हर एक आदमी एक ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति की तलाश में है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एंड वो कुछ भी नहीं होता, वो केवल बेसिक होता है। आज हम विराट कोहली की बात करें, एक बहुत ही उम्दा बैट्समैन, एक बहुत ही उम्दा क्रिकेटर, लेकिन क्या लगता है आपको, विराट कोहली भी बैट्स को उसी तरीके से पकड़ता है? उसके लिए क्रिकेट के नियम सेम हैं जो आपके लिए हैं। उसके लिए ओवर की उतनी बॉल्स हैं, उसके लिए सेम नियम, आउट होने का नियम, चौका छक्का लगने का नियम, सब सेम है जो आपके लिए है। एंड वो उन नियमों का पालन करता है, कंसिस्टेंसी के साथ करता है। लेकिन जानिएगा, अगर आप ऐसे करें, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, तो आप अपने फील्ड के विराट कोहली, आप अपने फील्ड के सचिन तेंदुलकर बनने का दम रखते हैं। सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल इसलिए क्योंकि बहुत शिद्दत की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक्स हम लोग बताएंगे आपको और कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड्स को लेंगे, और वहां पर मैं कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। अब बेसिक ऑफ बिजनेस क्या है? यू कैन बी अ वॉरियर। आप एक योद्धा के तौर पे, मतलब वेल इक्विप्ड विद ऑल द वेपन्स एंड एवरीथिंग, आप जब फील्ड में जाते हैं टुडे, आज का जो एज है ना, आज का जो समय है, इट इज लाइक अ वॉर जोन। आपका एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। एंड प्रोफेशनल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन है। इस कंपटीशन के लिए आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, जो ये वॉरियर माइंडसेट, योद्धा वाला माइंडसेट होना चाहिए। और योद्धा अपनी कलाकारी में काफी नहीं है, उसको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसको कुछ वेपन्स की जरूरत पड़ेगी जो उसको वक्त पे काम आएंगे। तो यहाँ पर ये
चीजें आपको वही हैं, वो बेसिक्स वही हैं जो आपके लिए वेपन्स का काम करेंगे, जो आपके लिए टूल्स का काम करेंगे, जो आपके लिए रिसोर्सेज का काम करेंगे, और इनको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने बहुत इसको सिंप्लीफाइड किया है, बहुत ही कट शॉर्ट किया है, बहुत ही साधारण बनाया है। 3 चीजों पे हम बात करेंगे। 4 बेसिक्स इंडस्ट्री के आपको आने चाहिए, मात्र 4, 1 2 3 4, बस 4 बेसिक, पांचों की जरूरत नहीं है। दूसरा, 3 कार्डिनल रूल्स ऐसे हैं जो आपको इन एनी केस फॉलो करने हैं। कार्डिनल रूल्स का मतलब होता है जो दिल से रूल्स हैं, ऐसे नियम जिनको आप इन एनी केस आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिनको आप हर हाल में आपको फॉलो करना चाहिए। एंड फाइनली थर्ड 6 डेली टास्क है, 6 ऐसी ऐसे क्रियाएं, ऐसे क्रियाकलाप जो आपको रोजमर्रा करने चाहिए। तो 4 3 6 की नियमावली है, यानी 4 बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, 3 कार्डिनल रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, एंड 6 ऐसी गतिविधियां जो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया हो, तो यहां पर अभी हमारे पास 334 लोग हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों को समझ में आया यहां तक कि हमें बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया हमने। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि 4 बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। अब कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कई बार हम इंडस्ट्री को बहुत ही इस तरीके से बड़ा चला के दिखाते हैं, यार हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है। बस 3 चीजें आपको आनी चाहिए। 4 3 6 का नियम आपको लागू होता है, और ये नियम क्या बोलता है कि आपके पास 4 बेसिक्स आने चाहिए, 4 बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, 3 कार्डिनल रूल्स आपको आने चाहिए, एंड 6 डेली टास्क आपको आनी चाहिए। अनुराग बड़ी एक अच्छी बात बोलते हैं हमेशा, बोलते हैं कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके उन सामने वाले के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो आपका जानकार होना चाहिए तब आपसे खरीदारी करेगा, और या फिर वो आपको जानकार के तौर पे देखता है, यानी आपको एक्सपर्ट के तौर पे देखता है तो आपके साथ खरीदारी करेगा। ये नियम यहां पे भी लागू होता है। अगर आपके पास आपकी इंडस्ट्री की टेक्निकल नॉलेज है, आप इन बेसिक्स की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको इस कंसिडरेशन में रखते हैं कि आप अपने कैरियर को बहुत ही सीरियसली परस्यू कर रहे हैं, आपको नॉलेज है। एंड डेफिनेटली एक पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे काउंट करता है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इन 4 बेसिक्स की। यकीन जानिएगा बहुत ही बेसिक चीजें हैं, एंड यहां पर ये 4 बेसिक्स में सबसे पहला बेसिक है लिस्ट बनाना, लिस्टिंग करना, नेम की लिस्टिंग करना। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, कैसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कैसे उनको इनवाइट करना है अपने प्रोग्राम के लिए। एंड उसके बाद आपको कैसे प्लान को शो करना है, एंड फाइनली कैसे फॉलो अप करना है या फॉलो थ्रू करना है। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नेम लिस्टिंग बनाना नहीं आता तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दे पाएगा, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, अगर आप ऐसे ही देखिए, आप क्रिकेट के मैदान में गए और वहां पे खेलने वाले बच्चों को आपने बोला भैया दिखाना जरा एक बॉल मैं भी खेलूं, और आपने इसे तुक्के में बैट घुमाया, एंड हो सकता है उस तुक्के में आपका बॉल सही जगह आपके बैट पे लगा और आपने 6 हिट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक्सपर्ट बैट्समैन हैं। टेक्निकलिटी को समझना और तुक्का होना 2 अलग चीज है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि अभी आपको 1 महीना हुआ और आपने धड़ 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 बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगेन एक प्रोफेशनल तरीके से उसको परस्यू कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग अपने आप में स्किल है, कैसे इन्वाइट करना वो स्किल है, कैसे प्लान दिखाना वो स्किल है, कैसे फॉलो अप करना है वो भी एक स्किल है। तो इन 4 स्किल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेम लिस्ट की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले, पीपल आर द ओनली रॉ मटेरियल। आप जिस धंधे के अंदर हैं, जिस बिजनेस के अंदर हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर है, जो भी आप इसको काउंट करें, उस बिजनेस में द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट, सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक चीज है, इसमें लोगों की जरूरत पड़ती है। किसी और व्यवसाय के अंदर आपका रॉ मटेरियल कुछ और हो सकता है, आपका लोहा आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोडक्ट्स आपके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, एंड उन रॉ मटेरियल्स का कोई सेंटिमेंट्स नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, उनके कोई भाव नहीं होते। भाव मतलब रेट नहीं, भाव मतलब
उनकी इंटरनल फीलिंग नहीं होती हैं। एंड अगर आपने उस रॉ मटेरियल को कहीं पटका हुआ है किसी गोदाम में जहां पर एसी नहीं है, जहां पर ह्यूमिडिटी है, जहां पर अच्छी सुविधा नहीं है, तो वो आपको शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग होते हैं रॉ मटेरियल, एंड लोगों की अपनी आत्मसम्मान, अपनी ईगो, अपना यू नो इमोशंस, बहुत कुछ होता है उनकी। वो आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं, आपकी बातों से खुश हो सकते हैं, उनके अंदर जेलसी हो सकती है, उनके अंदर प्राइड हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर लोग हमारा रॉ मटेरियल है, तो आपको हैंडलिंग आना चाहिए किस तरीके से उस रॉ मटेरियल को हम लोग मैनेज करें। एंड ये रॉ मटेरियल हमारे पास जितना बड़ा होगा, अब अगर प्रोडक्शन का आप नियम देखें, आप प्रोडक्शन का नियम अगर आप बोलेंगे, तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। आपके पास कितना ज्यादा रॉ मटेरियल है वो सुनिश्चित करेगा कि आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। आप कितना प्रोडक्शन करेंगे इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, आपके पास कितना दही है। उस वो डिपेंड करेगा आप कितना मक्खन बना पाएंगे, और कितना मक्खन है उससे सुनिश्चित होगा कि आपके पास घी कितना बनेगा। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको तजुर्बा है, वो जान पा रहे होंगे किस तरीके से मतलब एक रॉ मटेरियल की अहमियत होती है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं, और इसलिए आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा जितनी बड़ी आपकी बिजनेस की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए और चेक कीजिए अपनी डायरी को कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। तो जो शिकायत आप करते हैं, बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस कम हो रहा है, बिजनेस इतना फ्लोरिश नहीं कर रहा है, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं, उम्मीदों के अनुसार नहीं है, तो आपका जब रॉ मटेरियल कम है तो प्रोडक्शन अधिक कैसे होगा, आपकी टीम बड़ी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इस बात को आप कंसिडरेशन में रखिएगा। और ये मैं बात इसलिए अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग फोकस करते हैं रिक्रूटमेंट 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 पे, यानी नए लोगों को ज्वाइन कराने पे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पास रॉ मटेरियल का अगर कम है तो वो नई ज्वाइनिंग्स जो हैं उनकी तादाद भी कम होगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आपका जो लोग हैं वो आपके रॉ मटेरियल है। राइट द नेम ऑफ द ऑल द पीपल जितने लोग हैं उनके नाम को आपने लिख डालना है। एंड ये लिखित जो चीजें होती हैं ये हैंड रिटन में होनी चाहिए या प्रिंटेड होनी चाहिए। आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन फाइल होनी चाहिए, एंड वो फाइल मतलब आपके पास जो डायरी है वो इस तरीके से होनी चाहिए, वेल डेकोरेटेड, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी फटी उटी नहीं। तो बेहतरीन एक खूबसूरत सी डायरी, और उसके अंदर आपके लोगों के नामों की लिस्ट, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा रॉ मटेरियल काउंट होगा, और उतना बड़ा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, उतने बड़े आउटपुट की पॉसिबिलिटी वहां से बनेगी। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल का काम कर सकता है फ्रेंड्स का फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स कैसे काम करता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स का कैसे कैसे फॉर्मूला काम करता है, जब इसको हम बोलते हैं मेमोरी जोगर्स। अब मेमोरी जोगर्स क्या होता है कि हम लोग को है ना, वी आर टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स, हम लोगों को भूलने की आदत है। एंड आप अपने आप से पूछो, अभी अगर जहां भी आप बैठे हुए हैं घर में हैं, आप पूछिएगा परसों 3 दिन पहले आपने कौन सी शर्ट पहनी थी, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको याद हो कि आपने कौन सी कलर की शर्ट पहनी थी, या दिन में आपने क्या खाया था। अगर आपका एक डिजाइन पैटर्न नहीं है तो आप भूल जाएंगे कि आपने परसों दिन में क्या खाया था। इवन कल रात को डिनर में क्या खाया था ये भी बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। तो इसलिए जब हम बोलते हैं लिस्ट बनाइए, तो लिस्ट बनाने में आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं देती है। एंड इसलिए मेमोरी जोगर है ये, जो आपको ट्रिगर करता है कि इस पॉइंट पे आप किन लोगों को रिमाइंड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स का फॉर्मूला ऐसे इस तरीके से आपको हेल्प करता है। सबसे पहले एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले आप अपने फैमिली में जो लोग हैं, जो जो पॉसिबिलिटी जिनकी आपके बिजनेस को ज्वाइन करने की बन सकती है, उनके नाम लिखिए। और हाँ, यहां पर मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं, वो प्री जजिंग कर लेते हैं। प्री जजिंग कैसे? अरे यार वो वाली बुआ जी तो बहुत बहुत रिच हैं, वो काम नहीं करेंगी। ये वाले भैया तो अभी स्टडी कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। हमारे जो दूसरे मामा जी हैं वो तो वेल सेटल्ड है, वो काम नहीं करेंगे। फलाने वाले फूफा जी जो हैं वो विदेश में हैं, इसलिए काम नहीं करेंगे। फॉरगेट अबाउट कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे। अभी आपने प्री जजिंग नहीं करना है, अभी आपने सीधा सीधा लिस्ट बनाना है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कौन है। अरे ऐसा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ताकि एक अलाइन होके आप कर पाए।
अदरवाइज क्या होता है कि आपने एक दोस्त का नाम लिखा, फिर आपने एक फ्रेंड का नाम, किसी रिश्तेदार का नाम लिखा, फिर किसी और उस पर चले गए, और पता चलता है कि इस एरिया के बहुत सारे लोगों को आप भूल गए। तो सबसे पहले आपने दिमाग में रखना फैमिली एंड फ्रेंड्स के नाम। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप व्यवहारिक होते हैं। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने आपको बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको हेजिटेशन नहीं है। एंड ये वो लोग हैं जो मे भी आपके पोटेंशियल पे भरोसा भी नहीं करते होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जहां पर जाके आप बहुत ही ओपन अप होके, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं। और इनकी बातें, इनका आपको रिजेक्ट करना शायद आपको बुरा भी ना लगे। तो ये आपके लिए प्लेग्राउंड का काम कर सकते हैं, प्लेग्राउंड जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास फैमिली एंड फ्रेंड्स के नाम होने चाहिए। सेकेंड लेवल पे आता है रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस। ऐसे रिलेटिव्स जो आप, जैसे आप मतलब मामा वाले, चाचा लोग, ताऊ, और दूसरे थोड़ा और डिस्टेंस के रिलेटिव, बुआ, उनके बच्चे। अभी जैसे फिर रेफरेंस में आते हैं आपके कि मम्मी की फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, आपके मामा के दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई भी एक रिलेटिव है, और जब आप उनके घर पे जाते थे, उनके घर के बाजू में दो उनके बेस्ट फ्रेंड रहते थे, वो अक्सर आपके रिलेटिव्स के घर पे आते थे। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आप अपने मामा के घर जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो मामा के दो जिगरी दोस्त थे जो हमेशा उनके साथ आते थे, वो उन्हीं के मोहल्ले में कहीं रहते थे। अब मामा का तो आपने नाम लिखा है, मामा इज रिलेटिव, लेकिन अब आप रेफरेंस में लिख सकते हैं मामा का वो वाला दोस्त, मे बी उसका रेफरेंस आप कैसे होते हैं, लंबा वाला दोस्त, मोटा वाला दोस्त। तो ये सब चीजें आप रेफरेंसेस में डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स आपके रहे होंगे, जहां पर आपने टेक्निकल एजुकेशन ली, जहां पे आपने प्रोफेशनल एजुकेशन ली, वहां पर आपके क्लासमेट्स कौन थे, वहां पर आपके कैंटीन वाले कौन थे, वहां पर आपके प्रोफेसर कौन थे, जो आपका टेक्निकल स्टाफ था, उनके नाम आप लिख सकते हैं। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप जहां से आपने स्टडी की, मे बी 12th आपने किया, 10th आपने किया, और मे बी उससे पहले के बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जहां जहां से आपने एजुकेशन ली, उनको आप उसमें डाल सकते हैं। आपके पड़ोसी, उनका उन एन स्टैंड फॉर नेबर्स, तो वहां पे पड़ोसियों को आप, आपकी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस में आप सिटी वाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप लिखिए पटना, तो डिस्टेंस पटना में मेरे कौन कौन से दोस्त हैं, आप लिखिए रांची, रांची में मेरे कौन से दोस्त हैं, आप लिखिए जींद, हरियाणा में मेरे कौन से दोस्त हैं, आप लिखिए पंजाब के अंदर लुधियाना में मेरे कौन से दोस्त हैं। से अलग अलग सिटी वाइज भी आप कर सकते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रोडक्टिव, द मोस्ट सबसे ज्यादा जिसने लोगों की लाइफ में तब्दीली की है, वो स्टैंड करता है, एस स्टैंड करता है उसके लिए, और वो है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स वो लोग हैं जिनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब हमारे बारे में लोगों को पता होता है तो प्री जजिंग एक होती है, मतलब लोग बोलते हैं अरे इनके ये तो ऐसे ही है, ये ऐसा करेगा नहीं। तो स्ट्रेंजर्स होते हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन मीथर के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और उनकी बड़ी टीम का एक बड़ा परसेंटेज स्ट्रेंजर्स हैं जिनको पहले नहीं जानते थे। सोशल मीडिया आज की डेट में, आज हम वेब 3.0 की दुनिया के अंदर मूव कर रहे हैं, और वेब 2.0 के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत ही मेजर एलिमेंट्स है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा डेटा वहां पर है, जो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू में पिच मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा बन सकता है, तो वो एक बेहतरीन प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। आपके सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे लोग जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके घर में एसी ठीक करने वाला व्यक्ति हो सकता है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल हैं। आपकी मेड हो सकती है, आपके इलेक्ट्रीशियन आपके हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आने चाहिए। और अभी आपको प्री जज नहीं करना है, जस्ट क्रिएट अ ह्यूज लिस्ट। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ी टीम होगी, और जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी ग्रोथ की, उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी यू नो बड़े मुकाम को हासिल करने की। तो लिस्ट सबसे पहले बनानी है, ये पहला स्किल है, लिस्ट बनाना। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। अब प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग किन लोगों से करनी है, जो आपने लिस्ट बनाई, अब उसमें आपने देखना है कि ये जितनी लोग हैं ये प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ये सस्पेक्ट हैं। अब आपने थोड़ा सा एनालाइज करना है किनके पास कारण है इसको करने का। जो ऑफर आप उनको देने वाले हैं वो किन लोगों के लिए बेस्ट सुटेड ऑफर हो सकता है। लुकिंग फॉर द पीपल हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड।
प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए एक आदमी जो सुनने के लिए एटलीस्ट तैयार है। तो ऐसे में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं उनको। और इनविटेशन जो है ये गेटवे स्किल है, ये वो स्किल है जो आपको एंट्री देती है। ये वो स्किल है, अगर आपको ये आती नहीं तो आप दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस स्किल के माध्यम से आप एंटर करते हैं एंड उसके बाद निश्चित होता है कि आप आगे क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन नहीं आता है, लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया, बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी आपने लिस्ट बना दी, लेकिन अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन करना नहीं आता है तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे, और जब आप एंटर नहीं करेंगे तो फर्दर प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड गेटवे स्किल। अब ये कैसे इनवाइट करना है एंड क्या उसके बेसिक्स हैं। हालांकि ये बेसिक्स आपको लगेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी ये जानता हूं, लेकिन जानते हैं तो इनको ट्राई कीजिए, और यकीन मानिएगा जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपके उनके रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ इन्विटेशंस क्या है। सबसे पहले ऑलवेज बी एक्साइटेड। आपको आपके प्रोग्राम के लिए, आपके इन्विटेशंस के लिए हमेशा एक्साइटमेंट रखना है। आप मतलब यू मस्ट बी एक्साइटेड। आपको इस तरीके से एक्साइटेड रहना है ताकि आपके सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं, उसको आपका एनर्जी महसूस होना चाहिए, वो वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, एंड वो उत्तेजना आपकी दिखनी चाहिए। दूसरा, द किस कॉन्सेप्ट। किस स्टैंड फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसको साधारण और छोटा रखिए। मतलब जो इन्विटेशन है उसमें बहुत, आपने उसमें बहुत डिस्क्राइब नहीं करना, बहुत स्ट्रेच नहीं करना, बहुत खींचना नहीं है उसको, एक एक एलिमेंट्स को बताना नहीं है। आपने क्या होना, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में बताना है। जितना छोटा इन्विटेशन उतना बेहतरीन इन्विटेशन, जितना नॉन कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल इन्विटेशन उतना बेहतरीन इन्विटेशन ये कहा जाता है। बी इन हरी। हमेशा सुनिश्चित रहिए जब आपने इनवाइट किया तो बहुत देर तक वहां पे रुकना नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन रेज होते हैं एंड ये क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। एंड जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्री जजिंग करता है, उसके अपने तजुर्बे हो सकते हैं पुराने वाले, और उन तजुर्बे के बेसिस पे वो डिसाइड कर लेता है कि आपका इनविटेशन उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन जब आप इनवाइट कर रहे हैं, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फोन को यूज करते हैं, आज के टाइम में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन चीजों को यूज करते हैं। तो वहां पर आपने इस बात को बड़ी कंसिडरेशन में रखना है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपने फुल टू एक्साइटमेंट के साथ शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इनवाइट करना है एंड देन उसको बोलना है कि आई एम अ लिटिल बिट शॉर्ट बाय टाइम, मुझे समय की थोड़ी कमी है, और मुझे अभी अगले अपॉइंटमेंट के लिए मूव करना है, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग फिर इवेंट में मिलें। जस्ट इनवाइट, डू नॉट एक्सप्लेन। आप अगर एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, उसके प्री माइंडसेट की वजह से, जो उसके दिमाग में पहले तजुर्बे हैं उसकी वजह से। तो अगेन समराइज कर रहा हूं, एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना है। मे बी अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं होता। एक्साइटमेंट का मतलब है वो वाइब्रेशन, वो खनक उसको जानी चाहिए। एंड उसके बाद शॉर्ट एंड सिंपल रखना है और बहुत लंबी बात नहीं करनी है। मे बी अगर दूसरे रीजन से आपको कॉल करने हैं तो लेटर ऑन यू कैन कॉल, बट अभी आप क्या बोलेंगे कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, एंड अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हम लोग विल कैच यू, आई विल कैच यू लेटर, मे बी बाद में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आप उस कर सकते हैं। और इस इन्विटेशंस में आपको कुछ सही शब्दों का प्रयोग करना है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट पिछले जितने साल अभी इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर हुए हैं, करीब करीब 25 साल ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है, 25 साल से। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर उनकी एक इमेज बन गई है मार्केट के अंदर। जब हम किसी नए व्यक्ति को इनवाइट करते हैं ना, तो ये सब जैसे उसके जहन में जाते हैं, उसको पुराने कुछ तजुर्बे उसके ऐसे थे जो बहुत अच्छे नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, उन शब्दों की वजह से वो सीधा सीधा आपके इस इनविटेशन को कंपेयर करता है अपने पुराने तजुर्बों से, और जिसकी वजह से वो इनविटेशन उसको इंटरनली एक्सेप्टेंस नहीं देता है, वो आपके उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं करता है। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे शब्द को अवॉइड करें। रीजन बीइंग कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी
मैक्सिमम जो लोग हैं 95 और 5% कैटेगरी के लोग पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। ये 95% कैटेगरी के लोग बहुत ही मॉडरेट लाइफ जीते हैं, बहुत नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी और ये सब करते हैं, छोटा मोटा फैक्ट्री और प्रोडक्शन में भी करते होंगे। तो जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो उन्होंने केवल और केवल एमएलएम के नाम पे इस शब्द को सुना होता है, तो इसलिए जैसे ही आप बोलते हैं उनको सीधा एमएलएम नजर आती है। दूसरा, ज्वाइनिंग करना, ये सब $30 $120, ये डॉलर्स के बारे में जब बात करते हैं तो उन्होंने इस टाइप के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी पहले ली होती है, एंड वो कहीं ना कहीं उनके फ्लैशबैक में जाते हैं और फिर उनको वहां से डिक्लाइन हो जाता है उनकी तरफ से। मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड सेमिनार, आम आदमी यानी 95% आदमी लोगों को या 95% आवाम को मीटिंग, प्रेजेंटेशन और सेमिनार ये फैंसी वर्ड साउंड करते हैं और इन शब्दों का उनकी लाइफ में कोई सरोकार नहीं होता। उन्होंने इस टाइप की मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और सेमिनार का तभी नाम सुना होता है जब उन्होंने किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया होता है। तो यहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि आप इस टाइप के शब्दों को भी मिस करें। स्पीकर, अपलाइन, इन शब्दों का भी प्रयोग वर्जित है, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। राइट काइंड ऑफ वर्ड्स कैसे आप यूज कर सकते हैं, आप अपने इन्विटेशंस के अंदर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। माय मेंटर, माय पार्टनर, कि उसका एक स्क्रिप्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि मेरे पास एक ऐसे मेंटर है, मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, वो दिल्ली से आ रहे हैं, मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, मेरा एक बिजनेस पार्टनर दिल्ली से, वो यहाँ पर आ रहे हैं और कल वो यहाँ पर होंगे। जस्ट पार्टनर विद, मैंने अभी हाल में एक पार्टनरशिप किया है फला किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ या किसी एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति के साथ, बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति के साथ। मे बी और मे नॉट बी फॉर यू, ये आपके लिए हो भी सकता है और आपके लिए नहीं भी हो सकता है, बट मैं चाहता हूं यार कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अभी जब आप ये बोलते हैं कि मैं, ये आपके लिए हो भी सकता है और आपके लिए नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, तो आप एक बड़ा जो बर्डन होता है उसके उस पे कि मैक्सिमम लोग जो है ना बोलना पसंद नहीं करते। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया तो मेरे को फॉलोअप्स के लूप में फंसना पड़ेगा, बार बार मुझे कॉल करेगा और मुझे एक गिल्ट का फीलिंग आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है ये तुम्हारे मतलब की चीज हो या ना हो, तो एक बारी आप जरूर यहाँ पर आए। ये प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन है, आप किसी इनविटेशन के लिए उसको बुला रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए उसको बुला रहे हैं, तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन है भाई, इस टाइप का हमने एक प्राइवेट बिजनेस है, उसको लेके हम लोग मिलने वाले हैं। विजुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग आपसे ये बोलेंगे कि भाई ठीक है ना, तू ही बता दे यार, तो वहां पर ये बोलना है आपने कि ये एक विजुअल इंफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है, जहां पर अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शायद तुम्हें बता देता, लेकिन वहां पर बहुत कुछ दिखाने के लिए जो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा, जो कि मैं शायद आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो इस तरीके से ट्रस्ट मी, जस्ट कम, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार मेरा विश्वास करें, आइए, और हो सकता है ये आपके मतलब की चीज हो सकता है आपके मतलब की चीज ना हो, बट बाद में चूंकि अभी मैंने पार्टनरशिप की है ये, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे प्राथमिक लोगों की लिस्ट में हो, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि कल आपको मुझे कंप्लेन करनी पड़े। आप मुझे ये कह के बोलो कि यार वैसे तो तू मुझे अपना दोस्त समझता था, एंड जब ये इतना अच्छा प्रोग्राम तेरे पास आया, बिकॉज आज नहीं तो कल आपको पता चलना ही चलना है, तो जब आपको ये पता चलेगा कि मैं इस प्रोग्राम में बड़ी सफलता हासिल कर चुका हूं, तो मे भी आप कंप्लेन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वो कंप्लेन ना करें, प्लीज मेरे पर विश्वास करें, एक बार ही आइए और आप देखिए, हो सकता है ये आपके मतलब की चीज हो। तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वेब 3.0 का प्रयोग कर सकते हैं, आप इंटरनेट के नए वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो उनका मतलब ये जो नए शब्द हैं ये उनके जहन में नहीं होते, और ये यहाँ पर इनविटेशन की एक्सेप्टेबिलिटी यानी उसकी स्वीकार्यता के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव स्क्रिप्ट बनी हुई है जो आप यूज कर सकते हैं। आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, आप पंजाबी में कर सकते हैं, आप मराठी में कर सकते हैं, जैसे भी। लेकिन आप, मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपके पास एक डायलॉग प्रॉपर हो और उसका आपने बेहतरीन यू नो प्रैक्टिस किया हो, तो आप बहुत आसानी से बहुत ही शब्दों को, राइट काइंड ऑफ शब्दों को प्रयोग करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे अनुराग सर की तरफ से बना हुआ है, आई गॉट लकी, मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। जैसे आप डिपेंड अपॉन कि आप किससे बात कर रहे हैं, मे बी आपका कुछ लंगोटिया दोस्त हो, तो आप उसको बोल सकते हैं जिसको आपकी फाइनेंशियल स्थिति का पहले से पता है
तो अलग अलग लोगों के साथ आप अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन आपके ऐसे होंगे जहां पर आपको औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर एज पर रिक्वायरमेंट आप शब्दों को अल्टर कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। मैं आई गॉट लक्की, मैं किस्मत वाला अपने आप को समझता हूँ। आई फाउंड अ मेंटर हु इज ट्रेनिंग मी टू गेट एडवांटेज ऑफ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मुझे एक मेंटर मिले हैं जो मुझे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का बेनिफिट कैसे उठाया जाए उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मेंटरशिप करते हैं, और अब इसमें से कुछ स्थान बचे हुए हैं, कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, बट यू विल बी इफ बट विल यू बी ओपन टू हैव अ लुक एट अ साइड प्रोजेक्ट? तो क्या आप ओपन हैं इस प्रोजेक्ट में एक नजर डालने के लिए? और ये आपको बहुत मदद कर सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए, और जिसमें आपका जो करंट स्टडीज है वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगी। ये किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि आप बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए हुए कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। किसी बिजनेस प्रोफेशनल्स को आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने आई गॉट लकी, आई रिसीव distribution right of multi-million dollar company working 160 country right now expanding in India। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास, मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मैंने एक $multi-million कंपनीज का के साथ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मुझे मिले हैं, और अभी वो लुधियाना के अंदर एक्सपेंड करी, वो पटना के अंदर एक्सपेंड करी। आपका प्रोस्पेक्ट कहां पर है, ये ब्लैंक में आपने वो डाल देना है। और अगर आप किसी बड़े उस पर बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए आप बात कर सकते हैं, इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज फॉर यू और नॉट, मुझे नहीं पता कि आपके मतलब की चीज है कि नहीं है, बट विल यू बी इवन ओपन टू हैव अ लुक एट द साइड प्रोजेक्ट दैट ऑफर ह्यूज पोटेंशियल एंड कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन? तो क्या आप थोड़ा टाइम निकाल के इस पे एक नजर डालना चाहेंगे? इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बिना आपके प्रोफेशन को, जिस धंधे के अंदर आप हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप एक बेहतरीन इनकम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेवल पे अपना एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, और उस स्क्रिप्ट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन यू विल फाइंड कि आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनेंगे, और सही शब्दों का सही टाइम पे सही व्यक्ति पे किया गया प्रयोग एक बेहतरीन रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये तीसरी क्वालिटी थी। पहली जो स्किल है वो थी आपका लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा तीसरा, एंड चौथा इज शो द प्लान। नाउ शो द प्लान इज द फाइनल वन। आपने लिस्ट बनाया, पहले लिस्ट बनाया, उसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मूले को यूज किया, देन आपने इनवाइट किया, एंड उसके इनविटेशन के लिए आपने खास सावधानियों को बरतते हुए इनविटेशन किया। उसके बाद आपने प्रोस्पेक्टिंग की, उसमें एक प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ आपने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, एंड अब मौका आ गया है प्लान दिखाने का। प्लान दिखाना, जब बोलते सो द प्लान, प्लान दिखाना और प्लान बेचना दो अलग चीज होती हैं। वी आर हियर टू सो द प्लान, नॉट टू सेल द प्लान। प्लान को सेल नहीं करने के पॉइंट ऑफ व्यू जाना, प्लान को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि आप ये देखिए कि जब आप इस इंटेंशन के साथ, इस कन्विक्शन के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं कि मेरा मकसद केवल आपको इस जानकारी को देना है, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी में अपने लिए क्या देख रहे हैं। मैं आपकी डेफिनेटली मदद करने वाला हूं वो दिखाने के लिए। तो यहां पर आप अगर इस इंटेंशन के साथ मार्केट में जाएंगे कि मेरा मकसद केवल और केवल प्लान दिखाना है, तो यू विल फाइंड कि जितना आप प्लान दिखाएंगे उसका एक एवरेज जो अप्रोक्सीमेट 10 to 20% होता है, 20% रिजल्ट आपका फॉर श्योर आएगा। तो जितने अधिक आप प्लान दिखाएंगे उतने अधिक रिजल्ट्स आपको आएंगे। एंड अधिक प्लान तब दिखाएंगे जब अधिक प्रोस्पेक्टिंग होगी, अधिक प्रोस्पेक्टिंग तब होगी जब अधिक इनविटेशन होंगे, और अधिक इनविटेशन का जो फाउंडेशन है वो अधिक लिस्ट बनना है। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना अधिक इनविटेशन, उतना अधिक प्रोस्पेक्टिंग, एंड जितनी अधिक प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन होगा उतना अधिक प्लान का शो होना, एंड जितना अधिक प्लान शो होगा उतने अधिक ज्वाइनिंग होने के चांसेस हैं, उतने ही अधिक प्लान के सेल होने के चांसेस हैं। लेकिन आपका कन्विक्शन, आपका ध्येय प्लान को दिखाना होना चाहिए। दूसरा, यूजिंग टूल इज ऑलवेज बेटर देन प्रेजेंटेशन। यूजिंग अ टूल इज ऑलवेज बेटर। आपका जो टूल्स है उनका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि आप अपनी काबिलियत को दिखाएं। लाइक प्रेजेंटेशन फाइल, जूम मीटिंग, बिकॉज इट इज डुप्लीकेबल। हर एक चीज आपके
इस बिजनेस के अंदर वो होनी चाहिए जो कि डुप्लीकेट हो सकती है। क्या काम कर रहा है ये मैटर नहीं करता, कौन सा टूल काम कर रहा है मैटर नहीं करता, कौन से टूल को डुप्लीकेट किया जा सकता है ये मायने रखता है। अब देखिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप पेपर प्लान देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों से जब मैं मिलता हूं अलग अलग वर्कशॉप के अंदर, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप प्लान कैसे देते हैं, तो अधिकतर लोग ये कहते हैं कि सर हम तो पेपर प्लान देते हैं। दैट इज गुड। आप पेपर प्लान देने गए एक गांव के व्यक्ति के पास जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एंड पढ़ा लिखा है लेकिन उसको अपनी राइटिंग को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट वो नहीं है, अपनी इंग्लिश को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, इवन हिंदी में भी लिखने में उसको थोड़ी परेशानी होती है। अब जब आप उसको प्लान देते हैं और आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन, आप अक्षरों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, अब उसको आपने एक मैसेज दे दिया कि इस धंधे में अगर बड़ी ग्रोथ चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड जैसे ही उसके दिमाग में मैसेज आता है, अंदर से एक खिड़की बंद हो जाती है जो आपके लिए नेगेटिव सिम्टम्स। आपको उस व्यक्ति को ऐसे दिखाना है कि ये बहुत आसान है और उसके लिए काम करती हैं ऐसी चीजें जो डुप्लीकेट की जा सकती हों। जैसे राइटिंग को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है। मे बी आपके पास एक मैकबुक, एक लैपटॉप हो सकता है, सामने वाले के पास लैपटॉप नहीं है, वो बोलेगा यार इसके लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा तभी ये व्यक्ति इतना सफल है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और आपके पास एक फाइल है, फाइल कौन सी, जो हम लोग बीओपी में दिखाते हैं, और वो फाइल को आपने पलटा, आपने उसमें जो पहला वाला जो है आपने उसमें डिस्क्लेमर बताया। मोस्ट ऑफ द लोग अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्क्लेमर नहीं बताते हैं जो लोग पेपर प्लान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि पहला पेज आएगा तो वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप बोलेंगे डिस्क्लेमर, दिस कंपनी इज नॉट अ डबलिंग स्कीम, इट्स नॉट अ गेट क्विक स्कीम, ये रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। देन आप बताएंगे कि हम क्या हैं, हम किस टेक्नोलॉजी पे काम करें, हमारा मैनेजमेंट क्या है, एंड फटाफट फटाफट आपने बताया। मे बी आपके शब्द डिफरेंट होंगे लेकिन वही फाइल से अगर मैं बताता हूं तो सेम चीज बताऊंगा, शब्दों का थोड़ा फर्क हो सकता है, अनुराग सर बताएंगे शब्दों का फर्क हो सकता है, ताहिर सर बताएंगे शब्दों का फर्क हो सकता है, लेकिन स्लाइड्स वाइज जब बताते हैं तो वो डुप्लीकेबल है। जब आप उसको देते हैं वो उस बुकलेट से प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो उसको लगता है अरे इतना आसान है, और ये व्यक्ति इस प्रोसेस से निकल के इस ऊंचाई पे पहुंच गया है तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। शाम को उसको जूम मीटिंग पे आप बुलाते हैं, शाम को सेम चीज को मिल रही होती है, सेम प्रेजेंटेशन वहां पे दिख रही होती है, तो बोलता है अरे वाह, दिन में लोगों को प्लान दिखाओ, शाम को उनको इन्वाइट करो, इट इज वेरी वेरी इजी टू डू, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कीप द प्लान लेंथ मैक्सिमम 18 मिनट्स, 18 मिनट से ज्यादा का प्लान नहीं होना चाहिए। जब आप 18 मिनट का प्लान देते हैं तो आदमी को लगता है कि ये इतना शॉर्ट स्पैन का पीरियड है, इतने तेजी में, मतलब इतने थोड़े से ड्यूरेशन में अगर वो व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो इस बात का भी अंदाजा लगा लेता है कि देखिए अगर इसने एक प्लान दिया और एक व्यक्ति जुड़ा तो इतना अच्छा इनकम यहाँ पे बन सकता था 18 मिनट। मे बी आप बाद में चाय पानी पीते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, वो एक सेपरेट पार्ट है, उसमें आप 1 घंटा भी ले सकते हैं। लेकिन वो एक टाइप का गॉसिप है, वो एक टाइप की गप्पे मारना है, उसमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब हम लोग उसको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना तो उसको लेक्चर लग रहा होता है, इट साउंड लाइक लेक्चर। तो यहां पर आपने उस लेक्चर को मिनिमाइज करना है और बाद की चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट उसको एक मैसेज आना चाहिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको मैं भी कर सकता हूं, और जब ये कर सकते हैं तो मैं तो इसको और बेहतरीन कर सकता हूं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा होना चाहिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन। जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट, हर एक आदमी, आप जब यूएसए में होंगे ना, यूएसए के अंदर, और आपको कोई इंडियन दिखेगा ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का व्यक्ति है, आप मेरी फैमिली का व्यक्ति है। इंडियन होना, यूएसए के अंदर इंडियन होना आपको कनेक्ट कर देगा। इसी टाइप से आप जब प्लान दे रहे होते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जरूर हासिल करें कि वो किस प्रोफेशन से है। मान लीजिए ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके पास 2-3 वैलिडेशन ऐसे होने चाहिए कि हमारे पास फलाना फलाना व्यक्ति है, ही इज आल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आप किसी एडवोकेट के पास गए, आपने उसको भी, आपके पास 4 एडवोकेट के रेफरेंसेस होने चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास गए, क्योंकि हर एक आदमी अपनी कम्युनिटी से बहुत आसानी से रिलेट कर पाता है, अपने पर्टिकुलर ग्रुप से बहुत आसानी से रिलेट कर पाता है। नाउ फाइनली यूज ट्रिपल एफ फॉर्मूला,
फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला अल्टीमेट काम करता है उन सभी लोगों के लिए जो ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके प्लान के दौरान। एक व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, एक व्यक्ति कहता है इस टाइप की कंपनियां स्कैम्स होती हैं, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास टीम के लोग नहीं है, भाई मेरे पास टीम बनाना मेरे बस की बात नहीं है, ट्रैवल करना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। एंड आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं बिकॉज आप फील्ड में जाते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस आर देयर इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो आपने ट्रिपल एफ फॉर्मूला को यूज करना है, फील फेल्ट एंड फाउंड। फील का मतलब जब व्यक्ति आपसे बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो फील मतलब उसकी फीलिंग को आपने ऑनर करना है, उस आपने बोलना है आई डू एग्री विद इट, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आजकल पैसे की बड़ी किल्लत है। फेल्ट, मैं भी ऐसे सोचता था, आई यूज टू फील द सेम। फील, उसने आपने उसकी बातों से एग्री करना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में गए और आप जीत गए तो आप उसकी ईगो को हर्ट कर चुके हैं, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर आप हार गए सबमिसिव होके तो एक लूजर के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। तो दोनों केस में आपके लिए लूज लूज सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन नहीं है। तो यहां पर पहली बात, जो भी ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आया आपने बोला मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, मैं भी ऐसे सोचता था, फेल्ट मैं भी ऐसे सोचता था। तो जब आप बोलते हैं मैं भी ऐसे सोचता था तो आपको आपके अंदर उसको अपना वजूद नजर आता है। मे बी वो ऐसे सोचता अरे यार ये तो मेरे जैसा ही है। आप बोलते वो बोलता है मेरे पैसे नहीं है, आप बोलते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसे सोचता था, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, तब मुझे पता चला कि यहां पर इवन आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आप केवल ट्रेनिंग लेकर और लोगों को रिक्रूट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आप, जब मुझे पता चला कि आज मेरे पास पैसे नहीं है इस दौर में जबकि मैं कैपेबल हूं, तो अगले 10 साल में मेरे पास पैसे आएंगे कैसे। जब मैंने काउंसलिंग की तो मैंने इसको ज्वाइन किया। तो हर एक चीज को आप फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूले के अंदर डाल के हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपके पास चौथा स्किल है जो आपके पास आना चाहिए, आपको आना चाहिए। एंड ये स्किल्स में आप देखिए कि प्लान को कैसे देना है, छोटा सा प्लान होना चाहिए एंड उसके लिए टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना और प्लान दिखाना, ये 4 स्किल्स आपके पास वेल वर्स होनी चाहिए। उसके बाद है फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू मतलब आपने जिन लोगों को प्लान दे दिया अब उनको छोड़ना नहीं। अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको 2 3 4 बार फॉलो किया जा सकता हो, तो आपको प्लान दिखाने का भी हक नहीं होना चाहिए। डोंट शो द प्लान इफ यू कैनॉट गो फॉर द फॉलो अप्स और गो फॉलो थ्रू। तो यहां पर जो है पेनीज लाइज इन द सेल्स एंड फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप। से जिम रॉन बहुत बड़े स्पीकर हैं, सेल्स के गुरु माने जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी करनी है तो सेल्स करो, और अगर आपको फॉर्चून बनाना है, बड़ा पैसा चाहिए, तो आपको फॉलोअप्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। एंड फॉलोअप्स क्या होता है कि आपने जिन लोगों को प्लान दिया, अगले 24 से 48 घंटे का पीरियड है जब आपको उनको रिकनेक्ट करना चाहिए, जब आपको उन्हें टच करना चाहिए, जब उनसे आपको रिव्यू लेना चाहिए। एंड जब भी आप, अगर ये 24 से 48 घंटे आपने उसको छोड़ दिया तो आपने उसको क्या बताया था या नहीं बताया था वो जीरो हो चुका है। क्योंकि 48 घंटे के बाद 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपने उसको दी है वो उसके दिमाग से फ्लैश आउट हो गई हैं। अब आपका दिया हुआ प्लान, प्लान देना और नहीं देना व्यर्थ जा चुका है। तो इसलिए 48 घंटे के अंदर आपका उससे रिकनेक्ट होना, उसको रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्लोजिंग हमेशा नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उससे मिले और उसने क्लोज कर लिया, भाई ठीक है ये लो ले जाओ भाई, ये ज्वाइनिंग का अमाउंट आप लीजिए, ये जो भी अमाउंट आपका है उसने ज्वाइनिंग ले लिया। ऐसा हमेशा नहीं होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो आपका क्लोज इन होना चाहिए। क्लोज इन का मतलब है कि आपका और उसके रिलेशन में और नजदीकियां बननी चाहिए। आपका एक प्रोस्पेक्ट, इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। दो ही टाइप के लोग हैं, एक जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते। जिनको आप जानते हैं अगर आप उनको लिस्ट में ले लें, तो जिनको आप नहीं जानते वो बाय डिफॉल्ट आपकी लिस्ट में आ जाएंगे, बिकॉज वो किसी ना किसी को जानते होंगे। तो यहां पर, और जिन लोगों को आप जानते हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो आपको जानते हैं, वो आपके जानकार हैं।
तो यहां पर जब आप क्लोज इन होते हैं, क्लोज इन नहीं हुआ, ज्वाइन नहीं किया वो व्यक्ति ने, लेकिन आप उसे 2 बार ही मिले, तो पहली बार के कंपैरिजन में इस बार कंफर्टेबल होगा। आप 3 बार मिलेंगे तो और कंफर्टेबल होगा, 4 बार मिलेंगे और कंफर्टेबल होगा। एंड जितनी नजदीकियां होंगी उतना बड़ा ट्रस्ट होगा, जितना बड़ा रिलेशन होगा, जितना बेहतरीन रिलेशन होगा, उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है उसके टर्न अप करने की एज अ ज्वाइनर, एज अ ज्वाइनिंग। नाउ सीक परमिशन। हर एक आदमी जिससे आप मिलते हैं उससे परमिशन लेके बात करें। जितनी ज्यादा आप परमिशन लेंगे उतनी बड़ी पॉसिबिलिटी आपके कमीशन बनाने की बनेगी। जितनी ज्यादा, द मोर यू आस्क फॉर परमिशन द मोर यू आर सपोज टू गेट द कमीशन। जितने अधिक चांसेस आपके पास होंगे कमीशन बनाने के। नाउ परमिशन कैसे लेना है? परमिशन का मतलब क्या, मीटिंग के बाद आपने जैसे मीटिंग लिया, आपने सौदे प्लान किया, क्या सर हम लोग कल, आज इवनिंग में या कल आफ्टरनून में मिल सकते हैं एक कप कॉफी पे? मोस्ट प्रॉब्ली द आंसर वुड बी यस। आप फाइनली 2-3 मुलाकात के बाद अगर वो व्यक्ति आपके साथ अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है या अभी भी उसके इबर्ट्स हैं, तो आप उसका नंबर, जो कि मे भी आपके पास होगा, अगर आप थर्ड पार्टी के साथ नहीं गए तो आप क्या, अगर डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट है तो आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। आप उससे एक परमिशन लीजिए, सर क्या मैं आपका नंबर, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं आपका नंबर अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकता हूं? या आपने परमिशन ली? द आंसर विल बी यस फॉर श्योर। वो हाँ ही बोलेगा, 99.9% चांसेस है। अब आप उसको बोलिए कि मैंने कुछ खास लोगों को, जो मेरे दिल के करीब के लोग हैं, जिनसे मैं बहुत इंप्रेस होता हूं, वो जो लोगों की एक मतलब खासियत है, जिनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं, ऐसे लोगों की मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, क्या मैं आपका नंबर उसमें ऐड कर सकता हूं? जब आप किसी व्यक्ति को एडमायर करते हैं तो वो डेफिनेटली यस बोलेगा। आपने उसका नंबर ऐड किया, एंड देन बोलो सर ये वो लोग हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, एंड मैं उनको समय समय पे इंडस्ट्री को लेकर, हमारी कंपनी को लेकर होने वाले अपग्रेडेशंस और अपडेट्स को उनको वाकिफ कराता हूं, उनको फॉरवर्ड करता हूं। तो अगर परमिशन है तो क्या मैं आपका नाम इस लिस्ट में ऐड कर सकता हूं, सो दैट समय समय पे मैं आपको उन अपडेट्स और उन अपग्रेडेशन को भेज सकूं? द आंसर वुड बी 99% केसेस में यस होगा, और आपकी ब्रॉडकास्ट में वो व्यक्ति आप ऐड किया, और साथ में उसको बोले सर अगर आप परमिट करें तो क्या मेरा नंबर आप सेव कर सकते हैं? तो आपका नंबर जब तक उसके पास सेव नहीं होगा तब तक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं पर्सनली उसको जाएगा नहीं। तो इसलिए आपका नंबर भी परमिशन के साथ उसको सेव करें। हर बात पे आप परमिशन ले सकते हैं। आप ही बोल सकते हैं सर कुछ स्लॉट मेरे पास खाली हैं, आज रात की एक स्पेशल कॉल है, हमारे सीईओ वहां पर आएंगे, अगर परमिशन हो तो क्या मैं आपका नाम वहां पे रिकमेंड कर सकता हूं? द आंसर विल बी यस। एंड जब आप इतने रिगार्ड के साथ किसी से परमिशन लेते हैं तो ये कोशिश होती है, ये ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो व्यक्ति आपके साथ दिल से कनेक्ट करेगा। ऑलवेज रीच आउट विद न्यू इन्फॉर्मेशन। जब भी अब आप ब्रॉडकास्ट में उसका नाम तो डाल दिया, लेकिन आप गुड मॉर्निंग की फूल पत्तियां भेजना शुरू मत करना हर रोज मॉर्निंग में। ओनली राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको लगता है वैल्यू है इस इंफॉर्मेशन का। हम लोगों को ने कोई बड़ा अचीवमेंट्स लिया, आपने कोई बड़ा अचीवमेंट्स लिया, आपकी टीम में कोई बड़ी परफॉर्मेंस हुई, आपकी कंपनी ने कोई नया माइलस्टोन स्थापित किया, वो सब उसको भेजना है। ऑलवेज रीच आउट विद न्यू इंफॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू फॉलो अप्स एंड फॉलो थ्रू। अब 3 कार्डिनल रूल्स हैं। 3 कार्डिनल रूल्स, ऐसे नियम जिनको हृदय से आपको पालन करना चाहिए। अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो डेफिनेटली अगेन आपके पास एक बड़ी पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की। तो सबसे पहला नियम है नेवर एवर मेस अप विद समवन स्पाउस मनी एंड ईगो। मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स भी होते हैं, ईगो भी होती है, इमोशन भी होती है, गुस्सा भी होता है, जेलसी भी होती है, हर चीज होती है। तो कभी भी उन चीजों को ट्रिगर मत करना। इन 3 चीजों में सबसे बड़ी जरूरत है, जो सबसे बड़े कंसिडरेशन में लेने वाली चीज है स्पाउस। किसी के जीवन साथी के साथ कोई अभद्रता या कुछ भी ऐसा जो उसको हर्ट करे, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, पैसे का उधार अपलाइन या डाउनलाइन में पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर हो गया है गलती से तो एज पर कमिटमेंट टाइमली उसकी पेमेंट होनी चाहिए।
अगर आपने अपनी डाउनलाइन से उधार लिया और टाइम पे उसको मुहैया नहीं करवाया, उसको चुकता नहीं किया, तो यकीन मानिएगा वो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपका सम्मान नहीं करेगा। एंड ये बिजनेस मान सम्मान और रिगार्ड रिस्पेक्ट का ही है, और वो आपको कभी फॉलो नहीं करेगा, वो आपकी कभी आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम नहीं करने वाला, एंड जो आपकी लिए एक बड़े नुकसान का सबब बनेगा, एक बड़ी प्रोडक्टिविटी को आप डेंट कर जाएंगे। तो किसी के ईगो और पैसा, दो चीजें, कई बार हम पब्लिकली चीजों को बोल देते हैं और हमें लगता है कि हम अपना हक समझ के बोलते हैं, और वो आदमी उसको दिल से ले लेता है। तो कभी भी अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी आपकी, ऐसा भी नहीं है कि आप अवॉइड करें हर चीज को। मान लीजिए आपकी टीम में कुछ लोग हैं और आप एक मेंटरशिप की पोजीशन पे हैं, आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आपको लोगों को करेक्ट भी करना है। लेकिन जब आप करेक्शन करने की बात आए, जब क्रिटिसाइज करने की बात आए, कभी डांटने फटकारने की बात आए, तो उसको कंधे पे हाथ रख के साइड में लेके जाएं, पब्लिकली नहीं। एंड उसको समझाएं कि बीइंग अ यंगर ब्रदर, बीइंग अ ओल्डर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं, डोंट डू दिस, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं। एंड जब उसको अप्रिशिएट करना है उसको पब्लिकली करो, लेकिन जब भी उसको क्रिटिसाइज करना है, कुछ डांटना फटकारना या कुछ सलाह ऐसी देनी है जो मे बी उसकी ईगो हर्ट कर सकती है, तो पहले उसको साइड में लेके जाओ एंड उसको बताओ कि भाई एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने, मैं तुम्हारा बड़ा भाई मुझे मान लो या छोटा भाई मान लो, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं ताकि उसकी ईगो हर्ट ना हो। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर एक बहुत ही प्रोडक्टिव टीम में केवल शब्दों के हेरफेर और ईगो के चक्कर में पूरी टीम कोलैप्स कर गई। तो यहाँ पर ईगो, मनी एंड स्पाउस पे बड़ी सावधानी बरतनी है कि इन चीजों को बड़े सेंसिटिवली आप हैंडल करें। दूसरा, पॉजिटिव टू द डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन एंड चैलेंज टू द अपलाइन। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति है, लाइफ है, सोसाइटी है, कहीं पे भी ये अप डाउन चलते रहते हैं। इट इज नेचुरल फिनोमिना, बहुत आसान है, बहुत ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नेचुरल है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एंड जब ये उतार चढ़ाव, जब ये चैलेंजेस आते हैं ना, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को बताते हैं, अरे यार ये दिक्कत है कंपनी के अंदर, अरे ये पे आउट्स में ये दिक्कत आ गया, प्रोडक्ट में दिक्कत आ गया, सर्विस में दिक्कत आ गया। आप जब ये करते हैं तो आप अपनी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं। तो डाउन लाइन एंड इवन क्रॉस लाइन, कई बार के क्रॉस लाइन की टीम होती है, वो मेच्योर आप कई मीटिंग्स में मिले होते हैं और आप फोन पे उनको बोलते हैं, हाँ ये चैलेंजेस हमारी टीम के अंदर भी आ रहे हैं। तो कभी भी कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ भी है, आपने नेगेटिव चीजों को क्रॉस लाइन और डाउन लाइन की तरफ नहीं लेके जाना है। ओनली पॉजिटिव, ओनली ओनली पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव भी है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, जो चीजें पॉजिटिव होती है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमेशा नेगेटिव चीजों के अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढ के ही अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को बताना है। और अगर कुछ चैलेंजेस, कुछ दिक्कतें अगर आपको हैं, तो वो आपके अपलाइन के साथ शेयर की जानी चाहिए, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के साथ नहीं। क्रॉस लाइन और डाउन लाइन केवल आपको डेंट करेंगी। चैलेंजेस अपलाइन को शेयर करनी है, लेकिन अपलाइन भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो दिखने में अपलाइन होते हैं लेकिन अपलाइन नहीं होते। तो ऐसे में सही अपलाइन की पहचान कैसे होनी चाहिए, वो व्यक्ति जो ग्रोइंग हो, जिसके रैंक अपग्रेड हो रहे हो, जिसकी जिसकी इनकम भी बढ़ रही हो, एंड जो एक्टिव हो, जो हर इवेंट्स पे आपको नजर आता हो, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ शेयर करना है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर में 5-6 लोग हों एंड जो बिल्कुल किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर गए हो, जिनका माइंड सेट अभी नहीं हो, और आप उनसे कोई चैलेंजेस लेके जाएं और वो क्या करें, उस चैलेंजेस को बढ़ा चढ़ा के आप ही की तरफ फेंक दें एंड वो आपके लिए विनाश का कारण बने। तो बेटर ये है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आपका अपलाइन है कौन। 20 के जितने लोग हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो ग्रोइंग नहीं है, तो वो आपके अपलाइन नहीं है। अपलाइन वो है जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, उसके साथ आप चैलेंजेस को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। एंड फाइनली तीसरा, कंसल्ट विद अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी आप कुछ नया करते हैं, पहली बार करते हैं, तो अपने अपलाइन से जरूर कंसल्ट करें। उससे बेहतरी कुछ नहीं हो सकती है, बिकॉज उनको तजुर्बा होता है, वो आपसे पहले सिस्टम के अंदर है, एंड उनके सिस्टम के अंदर होने की वजह से वो बहुत सारी सलाह आपको ऐसे देंगे जो आपके लिए, उस सिस्टम के लिए, उस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो ये 3 नियम, 4 स्किल्स, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग एंड सो द प्लान, एंड 3 कार्डिनल रूल्स, किसी की वाइफ, किसी के पैसे, किसी की ईगो से मैसअप नहीं करना,
दूसरा क्रॉस लाइन और डाउन लाइन को केवल पॉजिटिव बताना है, कोई प्रॉब्लम को चैलेंजेस हैं तो अपलाइन को बतानी है, एंड किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने अपलाइन को जरूर कंसल्ट करना है ताकि आपको उसकी मदद मिले। अब फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं, एंड फाइनल स्टेज है 6 ऐसी एक्टिविटीज जो आपको डेली करनी चाहिए बड़े सफलता के लिए। तो सबसे पहली है टॉक टू न्यू पीपल एवरी सिंगल डे। हर रोज नए लोगों से मिलना है। आपके पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी हर रोज बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार रॉ मटेरियल आ गया, और जो बिजनेसमैन है समझते हैं हर रोज नया रॉ मटेरियल आना चाहिए। आपने 10 प्लान दे दिए तो आपके पास 10 प्लान का मतलब यह है कि आपके पास 50 नए लोग लिस्ट में आने चाहिए। तो टॉक टू न्यू पीपल एवरी डे, टॉक टू द पीपल हु अटेंडेड। अगर आपके आपके कारण आपके इनविटेशन में कुछ लोगों ने बीओपी को अटेंड किया है, कुछ लोगों ने सेमिनार को अटेंड किया है, कुछ लोगों ने आपकी लीडरशिप के साथ मीटिंग की है, तो उनसे आपने बात करनी है उनके अटेंडेंस के बाद। जब आप उनसे बात करते हैं तो एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस समझ में आती है, उनको अपना महत्व समझ में आता है, उनको ये लगता है कि मेरा वजूद है एंड ही इज गिविंग वैल्यू टू मी। तो टॉक टू द पीपल हु अटेंडेड। जब वो अटेंड करने, मैं देखता हूं लोगों ने बीओपी के लिए लोगों को इन्वाइट किया, उन्होंने अटेंड भी किया, उन्होंने कभी उनको कॉल नहीं किया, कभी कॉल नहीं किया, कभी भी आपका वो रिजल्ट देने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने अटेंड किया उसको आप डेफिनेटली कॉल करो, और जब आप कॉल करते हैं तो एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी उनको फील होती है, एंड चांसेस होते हैं उनके आपके साथ जुड़ने के। टॉक टू द पीपल हु ज्वाइन। जो नए लोग आपकी टीम के अंदर आए हैं, आपकी टीम में जो नए लोग आए हैं, एक इंडक्शन कॉल उनके साथ होनी चाहिए। आप उनको कॉल करें और उनको बताएं, स्वागत है आपका इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। मेरा नाम वीरेंद्र सुजवान है, आपको कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आई एम रेडी ऑल द टाइम। आप मुझे जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप मुझे बताइएगा। एंड वेलकम टू द फैमिली। मैं आपको 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। अगर आपने ये बोल दिया ना, मे बी आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आप ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने ये बोल भी दिया ना तो एक नई सेंस ऑफ एनर्जी उनको मिलेगी। और ये पॉसिबिलिटी केवल बीइंग अ लीडर आपकी नहीं है, आप अपने शुरुआत के 10 लोगों का मतलब शुरू के जो 5-10 लोग आपके हैं, उनकी टीम के जो नए लोग हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, और ये सेम चीज डुप्लीकेट होने दीजिए डाउन द लाइन, ऐसे वो बाकी लोग भी करें। टॉक टू द एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपको डेली बेसिस पे जैसे आप नीचे वालों से बात करते हैं तो उनको एक नई एनर्जी मिलती है, वैसी ही एनर्जी आपको भी जरूरत है। एंड इसके लिए आपको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लायंस से जरूर डेली बेसिस पे बात करनी चाहिए, चाहे चंद मिनट ही सही, कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, कुछ नया मोटिवेशन आपको मिलेगा। टॉक टू योर प्लेयर्स। अब आपकी पूरी टीम एक्टिव नहीं होती है, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जो सुपर एक्टिव होते हैं। ऐसी लोगों की लिस्ट बनाइए, और हर रोज मतलब एक एक अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि मुझे अपने इन चंद लोगों से जरूर मिलना है, इन चंद लोगों से मुझे जरूर बात करना है। अब वो फिजिकल टॉकिंग हो सकता है, वो जूम कॉल हो सकती है, वो नॉर्मल टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकती है। तो यहाँ पर आप जो है टॉक टू योर प्लेयर, आपके जो मेन मेजर लीडर्स हैं, जो सबसे ज्यादा बिजनेस आपके टीम के अंदर करते हैं, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी डेली बेसिस पे होना बहुत जरूरी है। एंड इससे उनको एक नर्चरिंग वाला फीलिंग, एक पेरेंटिंग वाला फील आता है, उनको एक लगता है कि उनके बैक एंड पे कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एंड फाइनली टॉक टू योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि अपने आप से बात करें। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अगले अगले महीने, कहाँ आपको अपने आप को देख रहे हैं, अगले साल कहाँ देख रहे हैं, अगले 5 साल में आप कहाँ देख रहे हैं, आप कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। इस टाइप से जब एफर्मेशन आप करते हैं कि मैं एक टॉप मोस्ट अचीवर हूं हमारी कंपनी का, यानी बार बार फीड जब आप अपने आप को करते हैं तो आप उस दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपका सेल्फ टॉक बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये 6 काम आप करते हैं तो नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता भीतर के अंदर सफलता हासिल करने में, या नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर आप हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर ये 4, 3 और 6 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, 4 स्किल्स, 3 कार्डिनल रूल और 6 डेली एक्टिविटीज। एंड फाइनली यहां पर हम आ जाते हैं एंड में, एंड दिस इज टुडेज प्रेजेंटेशन जो कि मैंने आपको बताया। एंड ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है, बहुत ही प्रोडक्टिविटी के काम में आ सकती है अगर इन चीजों को आप लागू करें। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, लर्निंग इज नॉट अर्निंग। आपने सीखा, इससे अर्निंग नहीं होगी।
इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लर्निंग इज अर्निंग, इनको अगर लागू करेंगे ना तो लर्निंग आपकी अर्निंग में तब्दील हो जाएगी। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर मैं पहले अपने इस रिकॉर्डिंग